जो लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, उनके लिए एटीसी के अलावा सबसे पॉपुलर ऑप्शन क्या होगा जिसमें एडिशनल टैक्स बच पाए? देखिए, उसके लिए एनपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले तो आप एनपीएस में अगर 50,000 का निवेश कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B, तो आप अगर 30% ब्रैकेट में है तो 15,000 का तो आपका टैक्स ही बच रहा है। उसके अलावा एनपीएस में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म, क्योंकि एनपीएस का तो आपका जो मोटिव है वो आपका पेंशन ही है, आपका कई साल बाद आपको जब आप रिटायर होंगे तब वो पैसा मिलेगा पेंशन के तौर पे, या अगर आप विड्रॉ कराते हैं तो कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करा सकते हैं, तो वो आपको उसी टाइम पे मिलेगा। तो तब तक वो पैसा आपका कंपाउंड हो चुका होगा, ग्रो हो चुका होगा। और अगर आप एनपीएस नहीं देखना चाहते, क्योंकि मैं पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो मैं ईएलएसएस के फेवर में हूँ। अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप उसमें लॉक इन पीरियड को इग्नोर करके फिर भी आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो जैसे अभी हर्ष ने इतना अच्छा समझाया ईएलएसएस को लेके, तो ईएलएसएस एक बहुत अच्छा जो आपके पास विकल्प है, जो अगर आप 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक, या जब आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अपने बिजनेस से या जॉब से रिटायर होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ईएलएसएस में अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो 1% जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, अगर आप एनपीएस से कंपेयर करें या अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या उन चीज़ों से कंपेयर करें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होता है, कंपाउंडिंग को हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। तो पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ, अगर आप यंग हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ईएलएसएस को देखिए, अदरवाइज आप एनपीएस देख सकते हैं। एक अक्सर मेडिकल इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं, तो उस बेसिस पर भी किस तरीके से टैक्स बचाया जाता है, कौन से सेक्शंस का ध्यान में रखना होता है? खुद के लिए पे कर रहे हैं, अपने बच्चों या फैमिली के लिए पे कर रहे हैं, अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, या पेरेंट्स के लिए भी ले रहे हैं, तो किन किन तरीकों से टैक्स बचाया जा सकता है? देखिए, सेक्शन 80D है मेडिकल के लिए, जिसमें जो लिमिट है, अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए, जिनमें से कोई भी सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो आपको 25,000 तक का जो प्रीमियम है वो अलाउ होता है। इसके अलावा आप अपने अगर पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो एडिशनल आपको 25,000 मिलेगा, अगर वो सीनियर सिटीज़न नहीं है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं या आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपकी ये लिमिट बढ़ के 25 से 50,000 हो जाती है। इसमें एक और फ़ायदा है जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है, तो अगर उनकी कोई पॉलिसी नहीं है तो उस केस में उनका जो खर्चा है मेडिकल पे वो 50,000 रुपये तक का एग्जेम्प्ट है, सेम सेक्शन 80D में। ठीक है। और एजुकेशन लोन भी बहुत लोग लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्या उसके लिए अलग कंपोनेंट है या फिर उसका भी इंक्लूडेड है? बिल्कुल साक्षी, एजुकेशन लोन मुझे सबसे अच्छा सेक्शन लगता है, सेक्शन 80E है। सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसके जो रीपेमेंट में आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो सारा का सारा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो उसमें आपको कोई भी अपर लिमिट नहीं है। जैसे 80C में 1.5 लाख है, 24 में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख है, और ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो सारा का सारा आपको 80E में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो पर्सनली मुझे ये सेक्शन बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। अक्सर एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जैसे आप जैसे हैं, वो एजुकेशन लोन को एक अच्छा लोन मानते हैं। बाकी सारे लोन्स को भले ही वो कहते हैं कि आप जितना हो सके अवॉइड करें, लेकिन एजुकेशन लोन डेफिनेटली एक अच्छा लोन की कैटेगरी में आता है। तो अगर आपने नहीं लिया है, ले सकते हैं आप। डेफिनेटली आपके लिए रेट्स भी कम होंगे स्टूडेंट लोन के हिसाब से अगर आप लेंगे तो, और प्लस टैक्स वायबिलिटी भी आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।